हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 12 अप्रैल के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जो कि इस दिवस का उद्देश्य है देश में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल करने वालों की देखभाल। यह दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था, जब केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी की जयंती को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का स्थापना दिवस भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। और सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है देखभाल करने वालों की देखभाल। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को किस अवधि के लिए ISAR का सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में भारत को 2025 से 2027 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्यदल विशेषज्ञ समूह यानी कि ISAR में अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों के लिए नियुक्त किया गया है। ISAR संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के तहत कार्य करता है यानी कि अंकटाड के तहत। इसका उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। इसके कार्य क्या है? तो वित्तीय और गैर वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों को संबोधित करता है, जिसमें कॉरपोरेट प्रशासन, पर्यावरणीय प्रभाव और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शामिल है। अब ISAR के कार्य क्या है? तो ISAR का कार्य है लेखांकन और कॉरपोरेट पारदर्शिता में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर निवेश, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को सुगम बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 से 2027। अब अंकटाड, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना साल 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 यह इसका तीसरा सम्मेलन था, जिसका आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया है, जो कि 9 अप्रैल 2025 को किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच चल रहे कृषि सहयोग को और मजबूती प्रदान करना। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन पहली बार साल 2019 में आयोजित किया गया था।
जबकि इसकी दूसरी बैठक साल 2022 में आयोजित की गई थी और तीसरा अभी साल 2025 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। तो अब बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक क्षेत्रीय समूह। इसकी स्थापना 6 जून साल 1997 को हुई थी। इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 7। ये 7 देश कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। शुरू में बिम्स्टेक में 4 सदस्य देश थे जो कि थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। साल 1977 में इसमें म्यांमार शामिल हुआ और साल 2004 में नेपाल और भूटान बिम्स्टेक में शामिल हुए। अगला सवाल है पोषण पखवाड़ा की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले जानते हैं पोषण पखवाड़ा क्या है। तो यह राष्ट्रीय पहल है जिसमें सरकारी मंत्रालयों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न संगठनों की भागीदारी से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, माताओं और किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत इसकी शुरुआत 8 मार्च साल 2018 को झुंझुनू, राजस्थान में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। साल 2025 में इसके 7वें संस्करण का आयोजन 8 से 23 अप्रैल 2025 तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कुपोषण को समाप्त करना और समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए पोषण के परिणामों में सुधार लाना। साल 2025 के लिए इस पहल की थीम है मां और नवजात शिशु को पोषण देना, लाभार्थियों को डिजिटली सुविधा देना और बचपन में मोटापे से लड़ना शामिल है। इस 7वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में सावित्री ठाकुर द्वारा किया गया, जो कि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। अब पोषण क्या है? तो पोषण ऐसी ज़रूरी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर उम्र के लोगों को होती है। मुख्य तौर पर बच्चों के लिए यह विकास का आधार है, क्योंकि पोषण के बिना बच्चों का सही तरीके से विकास हो पाना मुश्किल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मार्च 2018। अगला सवाल है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 यह इसका 9वां संस्करण है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल यानी कि आज तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा करवाया जाता है हर साल। साल 2025 में इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन में एआई गवर्नेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा और वैश्विक दक्षिण में उभरते तकनीकी सहयोग पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता शामिल हैं। साल 2025 के लिए इस शिखर सम्मेलन की थीम है संभावना। इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत दिसंबर साल 2016 में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस जयशंकर। अगला सवाल है हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को विजय दिवस परेड 2025 के लिए आमंत्रित किया गया है? तो हाल ही में रसिया द्वारा अपने विजय दिवस परेड 2025 में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है।
रसिया द्वारा 9 मई साल 2025 को अपने 80वें विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए भारत समेत कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। तो अब रसिया, तो ये हो जाएगा मैप में रसिया। तो रसिया की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसिया। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा की है। इस दौरान स्लोवाकिया के नित्रा शहर स्थित कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान सार्वजनिक सेवा, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के समर्थन के लिए दिया गया है। अब स्लोवाकिया, तो ये हो जाएगा मैप में स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लोवाकिया। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 10 अप्रैल। अगला सवाल था, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 10 वर्ष। अगला सवाल था, हाल ही में भागीरथी एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी हरियाणा। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदने को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए फ्रांस। अगला सवाल था, IIM अहमदाबाद का पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए दुबई। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में विलोबैट को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर।